हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज शिक्षण कौशल में सूक्ष्म शिक्षण पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और एग्जाम में हमारे हर हाल में पूछता ही है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी में भी सूक्ष्म शिक्षण पूछता ही है। ओके, तो अब हम आज देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, माइक्रो टीचिंग होता क्या है। ओके, तो माइक्रो टीचिंग को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं हिंदी में। ओके, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसे और क्या क्या कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण को हम, ठीक है, इसे न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं। ओके, और इसे एलन ने, ठीक है, इसे एलन ने अवरोही शिक्षण विधा कहा था। ठीक है, एलन ने कहा था अवरोही शिक्षण विधा सूक्ष्म शिक्षण को, अवरोही शिक्षण विधा। ओके, ये किसने कहा था? एलन ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, इसे न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं। ठीक है, और इसे अवरोही शिक्षण विधा कहा था एलन ने, याद रखिएगा। ठीक, और ये है क्या? सूक्ष्म शिक्षण देखते हैं है क्या। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का क्या है? शिक्षण कौशल है। क्या है? एक प्रकार का ये शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल। ठीक है, ये एक प्रकार का शिक्षण कौशल है और ये शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है। क्या है? शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है। हम इसमें छोटे छोटे प्रारूपों में पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या है? शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है। इसमें क्या होता है कि हम छात्राध्यापक होते हैं, माइक्रो टीचिंग हम क्लास में जब कराते हैं तो 4-5 ऑब्जर्वर बैठे रहते हैं और छात्राध्यापक जो है वो पढ़ाता रहता है, तो उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग है हमारी। ठीक है, इससे शिक्षण कौशल में सुधार आता है। ठीक है, कि कहीं और जाके बच्चे अच्छे से शिक्षण कर पाएँ। तो ये हमारा हो गया सूक्ष्म शिक्षण को हम न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं। ठीक है, अवरोही शिक्षण विधा भी कहते हैं, जो एलन ने कहा था। ये एक शिक्षण कौशल है और ये शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है, याद रखिएगा। ओके, और ये जो माइक्रो टीचिंग है, ये जो इंटर सर्विस लोग होते हैं, ठीक है, और प्री सर्विस लोग होते हैं, यानी कि दोनों के लिए होता है। ठीक है, जो नौकरी में हैं, ठीक है, जो इंटर सर्विस हैं, ठीक है, और जो प्री सर्विस है, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्री सर्विस के लिए, इंटर सर्विस के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्री सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा। ये ओवरऑल हमने देख लिया। ठीक है, कि इसे क्या कहते हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटर सर्विस लोग भी करते हैं, प्री सर्विस लोग भी करते हैं, लेकिन प्री सर्विस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम देखते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के कौशलों में सुधार होता है। तो हमने बताया ही है, जो छात्राध्यापक होता है, ठीक है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, इन दोनों के कौशलों में सुधार होता है, याद रखिएगा, कौशलों में सुधार होता है। ओके, तो हमने ऊपर ऊपर से माइक्रो टीचिंग को समझा। फिर अब हम देखते हैं इसके थोड़े से इतिहास के बारे में, कहाँ से आया था, कब प्रयोग किया गया था। ओके, तो जो माइक्रो टीचिंग है ये 1961 में, ओके, 1961 में, ठीक है, यूएसए में एक यूनिवर्सिटी थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा इसका नाम। ठीक है, यूनिवर्सिटी 1961 में यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका सबसे पहले विकास हुआ। ठीक है, यानी सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की गई। ओके, और सूक्ष्म शिक्षण के जनक माना जाता है एलन को। अगर सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने, सूक्ष्म शिक्षण के जनक ये थे एलन। ठीक है, और इनके सहयोगी थे, जिन्होंने इनका सहयोग किया था, उनका नाम था एचिसन और बुश। ओके, ये नाम याद रखिएगा, एचिसन और बुश ने इनका सहयोग किया था। ओके, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन थे? एलन थे, यानी डी एलन। ओके, और सहयोगी इनके एचिसन और बुश थे। अगर भारत में कहा जाए तो भारत में इसके क्षेत्र में कार्य किसने किया? भारत में इसके क्षेत्र में कार्य वी.के. पासी ने, वी.के. पासी ने इसके क्षेत्र में बहुत अनेक कार्य किया है। ठीक है,
तो इसके क्षेत्र में वीके पासी ने और शाह ने, ठीक है, शाह ने इसके क्षेत्र में कार्य किया है, ठीक है, ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कार्य किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया देखने की सूक्ष्म शिक्षण कहाँ से आया और भारत में इसके क्षेत्र में किसने अधिक कार्य किया, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कार्य किया। ओके, तो ये हमारा हो गया, जनक हो गया, एलन थे सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था यूएसए में 1961 में, ठीक है, और भारत में वीके पासी और शाह ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कार्य किए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप क्या होते हैं, कितने मिनट का होता है। ओके, अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सोपान कैसे होते हैं, फिर हम प्रक्रिया देखें कैसे ये चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम योजना बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाना। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शिक्षण करना। ओके, शिक्षण करना दूसरा स्टेप है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि, ठीक है। प्रतिपुष्टि को हम पृष्ठपोषण भी कहते हैं, पृष्ठपोषण। ओके, फिर है पुनः योजना बनाना, यानी कि पुनः योजना बनाना है, पुनः निर्माण करना, पुनः योजना बनाना। ओके, फिर पुनः शिक्षण करना, ठीक है। फिर क्या हमने बनाया, योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि देना, ठीक है, और प्रतिपुष्टि देना, फिर हम इसको कह सकते हैं पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है, पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। कभी कभी हम इस जगह आलोचना का यूज करते हैं, ठीक है, प्रतिपुष्टि की जगह यहाँ पे हम आलोचना का यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी कभी कभी पुनः आलोचना का यूज करते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, लेकिन हमने प्रतिपुष्टि का यूज किया है। तो कितने हैं, 6 प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहला क्या है, योजना बनाना, ठीक है। दूसरा है शिक्षण करना, तीसरा है प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण, ठीक है, और चौथा क्या है, पुनः योजना बनाना, फिर पुनः शिक्षण करना और पुनः प्रतिपुष्टि। एग्जाम में पूछा था यूपी टेट 2018 में कि सूक्ष्म शिक्षण का पहला सोपान का पहला चरण कौन सा है, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा था, पहला चरण कौन सा है। ओके, तो पहला चरण हमारा क्या है, योजना बनाना, ठीक है। अगर पूछा जाए पहला चरण पूछता है कभी कभी, पहला चरण, ओके, योजना बनाना, और अगर अंतिम चरण पूछे तो प्रतिपुष्टि है, याद रखिएगा, अंतिम चरण प्रतिपुष्टि है, और ये रिपीट हुआ है, ठीक है, ये किसी चरण में नहीं है। और ये जो तीनों हैं, ठीक है, योजना बनाना, शिक्षण करना और प्रतिपुष्टि देना, ये तीनों हमारा क्या आता है, बेसिक स्टेप आता है, ठीक है। हम इसे मौलिक स्टेप कहते हैं, बेसिक स्टेप कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्या है, बेसिक स्टेप है, बेसिक स्टेप याद रखिए, योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि देना, ये सारे हमारे बेसिक स्टेप है, ये तीनों बेसिक स्टेप है, याद रखिएगा। पहला चरण है योजना बनाना और अंतिम चरण है पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि देना। ओके, हो गया कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे ये चक्र चलता है, ठीक है। इस चक्र को हम देखते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है ये 36 मिनट का होता है, ठीक है। हम यहीं पे कर देते हैं, देख लीजिएगा यहीं पे। ओके, सबसे पहले हमारा कार्य क्या है, योजना बनाना, ठीक है। हमने योजना बनाया, ओके, योजना बनाया, फिर हमने क्या किया, शिक्षण किया, शिक्षण किया, फिर क्या किया, प्रतिपुष्टि आई, हमें फीडबैक मिला, ओके, फिर पुनः योजना निर्माण किया हमने, पुनः योजना निर्माण किया, फिर क्या हमने पुनः शिक्षण किया, ओके, इसको मिटा देते हैं। फिर हमने क्या किया, पुनः शिक्षण किया, पुनः शिक्षण, और फिर हमें क्या मिली, पुनः प्रतिपुष्टि मिली, याद रखिएगा, ठीक है। पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि फिर से हमें फीडबैक मिला। ओके, तो हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, योजना बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने शिक्षण किया, ये क्लॉकवाइज चलता रहता है, ठीक है। फिर हमने प्रतिपुष्टि दी, ठीक है, प्रतिपुष्टि आई, फिर पुनः योजना का निर्माण किया गया, फिर पुनः शिक्षण किया गया, फिर से प्रतिपुष्टि आई, ठीक है। तो ये चक्र हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो है योजना बनाना। देखिए अब हम इसकी समय जान देते हैं क्या होता है। योजना तो हम घर से बना के लाते हैं, कहीं पहले से बना के लाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कोई समय इसका काउंट नहीं करते हैं। शिक्षण जो होता है हमारा ये 6 मिनट, ओके, याद रखिएगा 6 मिनट का शिक्षण होता है, ओके। 6 मिनट का शिक्षण करेंगे, ठीक है। फिर 6 मिनट ही प्रतिपुष्टि में हमारा जाएगा, 6 मिनट, याद रखिएगा ये समय, ठीक है। फिर जो पुनः योजना निर्माण करते हैं ये 12 मिनट होती है, इसका समय सीमा क्या होता है, 12 मिनट होता है, ओके। फिर जो पुनः शिक्षण करते हैं ये भी 6 मिनट होता है, इसका 6 मिनट, ओके। और जो पुनः प्रतिपुष्टि है ये भी 6 मिनट, ठीक है। हमारा टोटल कितना हो गया, 6 6 12 12 24 12 36 मिनट, यानी टोटल सूक्ष्म शिक्षण हमारा कितना हो गया, 36 मिनट का, ओके। एक बार हम और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कार्य है योजना बनाना, ठीक है। और नंबर 2 नंबर 3 इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक स्टेप कहते हैं। योजना बनाना, शिक्षण और प्रतिपुष्टि 1 2 3 नंबर को हम बेसिक स्टेप कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, फिर हम शिक्षण करेंगे, फिर हमें फीडबैक मिलेगा, ओके। और फिर हम पुनः योजना का निर्माण करेंगे, रीप्लानिंग करेंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, ठीक है। और फिर हमें पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगी। तो क्या हो गया, 6 मिनट, 6 6 12 मिनट, 12 24, 24 6 30 और 6 36 मिनट टोटल हमारा ये क्या हो गया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय हो गया, ठीक है। तो इसका समय क्या हो गया, सूक्ष्म शिक्षण का समय 36 मिनट, ओके। देख लीजिए इसको एक बार। सबसे पहला चरण है योजना बनाना, फिर शिक्षण करना, ठीक है, फिर प्रतिपुष्टि देना, फिर पुनः शिक्षण करना, पुनः योजना बनाना, फिर पुनः शिक्षण करना, फिर पुनः प्रतिपुष्टि देना, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ये पूरी प्रक्रिया हो गई हमारी, ओके। ये पूरी प्रक्रिया आई होप समझ में आई होगी आपको, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये हमारी प्रक्रिया हो गई। और एक आप बात और बताते हैं, जब टीचर कोई भी बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ाता है तो उसका जो एंगल बना होना चाहिए खड़े होने का, वो 45 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए, याद रखिएगा 45 एंगल, ठीक है। ऐसे उसे खड़ा होना चाहिए कि उसे 45 एंगल बना रहे, वो अपनी बोर्ड को भी देखे और क्लास को भी देखे, ओके। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसने सूक्ष्म शिक्षण का जो समय सीमा 45 मिनट दी थी, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 45 मिनट सूक्ष्म शिक्षण की समय सीमा थी, याद है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो हमने अभी देखा भारतीय संदर्भ में या NCERT के द्वारा, ये 36 मिनट की थी, याद रखिएगा, ओके। और एक बात और, हमारे जो भारतीय संदर्भ में है, जो एक स्टेप की क्लास चलती है, हमने 6 मिनट की चलाई थी, ठीक है। हमारे भारतीय संदर्भ में जो हमारी क्लास चली थी चरणों में, खंडों में, तो हमारी 6 मिनट की थी, ठीक है। 6 मिनट का एक स्टेप था। लेकिन अगर विदेशों में ले, वेस्टर्न में ले, ठीक है, तो ये इनके यहाँ 5 मिनट की चलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। NCERT ने 36 मिनट दिया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 45 मिनट दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 6 और 5 मिनट का, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और अब हम देखते हैं कि जब सूक्ष्म शिक्षण होता है तो इसमें कुछ एक छात्राध्यापक है जो पढ़ाता रहता है, ओके। एक छात्राध्यापक पढ़ाता है और साथ के उसके जो छात्राध्यापक ही होते हैं बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। जब हम ऐसे ही माइक्रो टीचिंग करते हैं क्लास में, ठीक है, तो हमारे साथ के ही लोग बैठते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं और हमारी कमियां और अच्छाइयाँ बताते हैं उसमें। तो ऑब्जर्वर होते हैं जिसको पर्यवेक्षक बोलते हैं, ठीक है, पर्यवेक्षक कहा जाए या ऑब्जर्वर कहा जाए। इनकी संख्या 5 या 6 होती है, ओके। 5 से 10 होती है, 6 नहीं, 5 से 10 होती है, 5 से 10 के बीच इनकी संख्या होती है। ये बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, एक छात्राध्यापक पढ़ाता रहता है, ठीक है। और ये 5-6 मिनट तो हम जान ही गए, ठीक है। और जो है एलन ने जो है इसके 14 शिक्षण कौशल बताए थे। एलन ने शिक्षण कौशल बताए थे, याद रखिएगा। एलन ने शिक्षण कौशल की संख्या बताई थी 14, ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षण कौशल की संख्या उन्होंने 14 बताई थी, ठीक है। एलन ने 14 बताई थी।
बी के पासी ने 13 बताई थी, ठीक है, बी के पासी ने 13 बताई थी। और एनसीईआरटी ने 19 बताई थी। ये कहीं कहीं हमने 7 भी पढ़ा, ये कन्फर्म नहीं है, इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे। तो हम देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण जो है कम समय में अधिक गुणवत्ता वाला होता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की एक विधि है सूक्ष्म शिक्षण, याद रहेगा, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की एक विधि है, ठीक है। ये एक व्यक्तिगत शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण जो है एक व्यक्तिगत शिक्षण है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है, ओके। सूक्ष्म शिक्षण में एक ही समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है, ओके। और इसमें जो छात्रों की संख्या में कटौती करके उनकी संख्या मात्र 5-6 रखी जाती है, ठीक है। छात्रों की संख्या में कटौती करके 5-6 संख्या रखी जाती है, मात्र 5 और 6। और इसकी अवधि होती है 5 से 10 मिनट के बीच होती है। सूक्ष्म शिक्षण करने की अवधि जो है 5 से 10 मिनट के ही बीच होती है। और इसमें क्या होता है, तत्काल उचित और तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है सूक्ष्म शिक्षण में, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। कम समय में अधिक गुणवत्ता वाला होता है सूक्ष्म शिक्षण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण कौशल है, ठीक है। ये सूक्ष्म शिक्षण से एक ही समय में एक ही कौशल का विकास होता है और छात्रों की संख्या में इसमें कटौती करके मात्र छात्रों की संख्या 5-6 रखी जाती है। और जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है 5 से 10 मिनट के बीच होती है और इसमें क्या है, उचित एवं तुरंत तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये हमारी होगी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं आगे एक परिभाषा है जो एलन ने दी थी, छूट गई थी, ओके। तो उसको हम देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण जो है समस्त शिक्षण को एक लघु क्रियाओं में बांट देता है। ये कहा था एलन ने, याद रखिएगा, एलन ने कहा था, ठीक है। इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है सूक्ष्म शिक्षण में, इन्हीं का नाम सुनता है। तो अब देखते हैं हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए सूक्ष्म शिक्षण करते समय, ठीक है। हमें सूक्ष्म शिक्षण करने से पहले पाठ्य योजना तैयार कर लेनी चाहिए, ओके। पाठ्य योजना हमें पहले से बना लेनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक समय में हमें एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है, ठीक है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है, ठीक है। और फिर अगला है, जब छात्राध्यापक शिक्षण कर रहा हो तो उसे उचित प्रतिपुष्टि देनी चाहिए और प्रशंसा करनी चाहिए जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, ठीक है। जब कोई छात्राध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा हो तो उसे उचित प्रतिपुष्टि दें, ठीक है। उनकी प्रशंसा करें कि उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो पाए। फिर अगला क्रमबद्ध तरीका, ठीक है। हमें इसके दौरान जो पाठ्य वस्तु को पढ़ाते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से हमें व्यवस्थित करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके पढ़ाना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। व्यवस्थित करके पढ़ाना चाहिए, ओके। फिर उचित सुझाव, जब छात्राध्यापक पढ़ा रहा हो, ठीक है, या पढ़ा चुका हो तो उसे उचित सुझाव देने चाहिए जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, ठीक है। मनोबल में कमी ना आए, ठीक है। उचित सुझाव दें जिससे उसके मनोबल में कमी ना आए या मनोबल में वृद्धि हो, मनोबल में कमी ना आए। तो ये हो गई हमारी सावधानियाँ। एक बार और देख लेते हैं। पाठ्य योजना हमें पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग करना चाहिए। उचित प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। और किसी भी पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके पढ़ाना चाहिए और उचित सुझाव देना चाहिए जिससे मनोबल में कमी ना आए। तो ये हो गया आपका शिक्षण कौशल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने डिटेल में पूरा शिक्षण कौशल पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। शिक्षण कौशल में इससे आगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो और पूछता भी है क्वेश्चन इससे, टेट हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सब में पूछता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और हमारी पुरानी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। और नोट्स भी बनाते रहिए। जीवन कौशल आपका कंप्लीट हो गया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने बाकी रह गए हैं, वो कराने हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट होता है। कल हम आपका नया टॉपिक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत स्टार्ट करेंगे, ओके। हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया सिलेबस का, अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।